हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिवीजन। तो बच्चों, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कैसे उसके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पॉसिबल हैं। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। देखो बच्चों, आपको ये बात नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर कोई चार्ज मूविंग होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड होता है, मतलब मूविंग है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन भी है, तो वो ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों, ईएम वेव की खास बात क्या होती है, एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहली बात, ईएम वेव की खास बात ये होती है कि ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि इस डायग्राम में गिवन है, वो आपका वाई एक्सिस पर है। तो अगर वो वाई एक्सिस पर है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है सपोज वो जेड एक्सिस पर है, ठीक है। देखो, ये मेरा वाई है, ये एक्स है और आपकी तरफ सामने जेड है। तो आगे की तरफ तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की तरफ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और रे आपकी, मतलब जो वेव है वो एक्स एक्सिस में जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स में, आपका जो वेव है वो, उसमें आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में। तो एक्स परपेंडिकुलर टू वाई, परपेंडिकुलर टू जेड होता है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें इसकी इक्वेशन की, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इसकी इक्वेशन होती है। ये सेम होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वाली इक्वेशन के, जो कि आपने वेव मोशन के अंदर पढ़ी होगी। नो फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, वो सेम फेज में यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। एंगल 0 डिग्री होता है फेज डिफरेंस का। अब हम बात करें वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव की, तो बच्चों ईएम वेव की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, या फिर आप उल्टा कह लो कि जो लाइट है वही ईएम वेव है, ठीक है। तो ईएम वेव की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जहाँ पर μ0 हमारा परमेबिलिटी है और एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, परमिटिविटी है। ये शायद आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों में पढ़ लिया होगा अच्छे से। वेलोसिटी इन मीडियम, यानी कि ये आपकी ईएम वेव की वेलोसिटी है वैक्यूम में या एयर में। लेकिन अगर किसी मीडियम में निकालनी है तो क्या फ़र्क होगा, ये आपका जो μ0 है बस इसकी जगह पर μr μ0 आ जाएगा, और जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी जगह पर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्योंकि बच्चों वैसे तो आपका मीडियम में ये 1/μm और एप्सिलॉन m होना चाहिए था, मतलब परमेबिलिटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन मीडियम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है किसी भी मीडियम की, वो आपका मीडियम की परमेबिलिटी डिवाइड बाई वैक्यूम की परमेबिलिटी होता है। तो मीडियम की क्या हो जाएगी, तो यहाँ से मीडियम की हो जाएगी μ0 μr, और सेम कहानी होती है एप्सिलॉन m की, तो ये भी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r के बराबर हो जाती है। तो हमने दोनों ही यहाँ पर रिप्लेस कर दी, तो इसलिए μr μ0 एंड एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट आपकी यहाँ पर आ जाएंगी किसी भी मीडियम में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। तो बच्चों, क्योंकि हमने अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो वाई एक्सिस में लिया था, तो हम इक्वेशन अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, E/y इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की लिखना चाहूँ क्योंकि वो जेड एक्सिस में है, तो BZ इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में और मैग्नेटिक फील्ड जेड में। और बच्चों अब यहाँ पर इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है आपका वाई एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जेड में, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो E/B आ जाता है E0/B0 के, क्योंकि ये तो कट जाएगा साइन वाला, है ना। तो यहाँ पर E0/B0 आपका C के बराबर होता है। C मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है।
आपने अगर वेव मोशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, विराट कोहली का वेलकम। मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए वो ट्रिक बताई थी कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है वो ओमेगा अपॉन के होती थी। तो यहाँ पर बच्चों प्रोग्रेसिव वेव की जो वेलोसिटी बताई थी वो आपको याद होनी चाहिए, ओमेगा अपॉन के, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर सी के इक्वल भी लिख सकते हैं। ये केवल एप्लीकेबल है वैक्यूम में या एयर में, क्योंकि किसी मीडियम में ये वैल्यू बदल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट यानी कि स्पीड ऑफ ईएम वेव सी के बराबर ना होके किसी नॉर्मल और स्पीड के बराबर भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बदल जाता है। जो वैल्यू है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, उसकी जगह पर μr एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो आई होप आपको ये रिलेशन ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है किसी चार्ज पार्टिकल पे, देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों रहेंगे। तो अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो वो QE नॉट रह जाता है, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो वो QB B नॉट होता है, और ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की। तो बच्चों पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है? जब एक ईएम वेव आपकी प्रोपेगेट करती है तो जो एनर्जी फ्लो होती है वो E क्रॉस B की डायरेक्शन में होती है। ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पॉइंटिंग वेक्टर के अंदर ध्यान रखना है। अभी आपको मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर का क्या रोल है। देखो बच्चों पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? टोटल एनर्जी फ्लोइंग परपेंडिकुलरली पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। टोटल एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब आपका एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में पर सेकेंड कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, दैट इज द पॉइंटिंग वेक्टर। और ये कुछ डेफिनेशन आप इंटेंसिटी से भी मैच कर सकते हो, ये इंटेंसिटी की भी डेफिनेशन है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर देखो पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू होता है इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव के बराबर, क्योंकि जो डेफिनेशन अभी मैंने बताई कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है। तो इसीलिए पॉइंटिंग वेक्टर इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव के इक्वल है, ठीक है। पावर अपॉन एरिया, पावर पर यूनिट एरिया क्योंकि इंटेंसिटी होती है तो वो, क्योंकि वो भी पॉइंटिंग वेक्टर के इक्वल है, तो पॉइंटिंग वेक्टर की भी जो यूनिट है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाती है, क्योंकि इंटेंसिटी की भी यही है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ईएम वेव की जो डायरेक्शन होती है एनर्जी फ्लो की वो E क्रॉस B होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फिंगर करो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो, तो थंब आपको वैल्यू बता देगा, एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं S, ठीक है। तो बच्चों S से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर हमने वेक्टर लगा रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/μ0 E क्रॉस B, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है 1/μ0 E क्रॉस B, जहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है हमें इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो बताती है प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव, है ना। क्योंकि देखो E क्रॉस B को जब आप फिंगर कर्ल करोगे तो पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, तो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन ही हमें ये बताती है कि ईएम वेव की जो प्रोपेगेशन है वो किधर है, किधर उसकी एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है, और मैग्नीट्यूड हमें इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव को बता देता है, ठीक है। यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब समझ आया होगा। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर असल में आप देखो तो पॉइंटिंग वेक्टर इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज पॉइंटिंग वेक्टर ये बता रहा है कि ईएम वेव किधर प्रोपेगेट करेगी, ठीक है। चलिए, और वैल्यू 1/μ0 E क्रॉस B होती है। अब यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी की बात करते हैं। बच्चों एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी की बात करें तो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड होती है B²/2μ0, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है B²/2μ0, ठीक है। तो ये आपको वैल्यूज ध्यान रखनी है बच्चों। और टोटल एनर्जी फिर कितनी हो गई UE प्लस UB, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस B²/2μ0, ये मेरी टोटल एनर्जी हो गई एसोसिएटेड विद द ईएम वेव। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी की। बच्चों जब हम एवरेज निकालते हैं, जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया, तो एवरेज जो निकल के आता है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और B²/4μ0 होता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब हम टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो ये 2 UE या फिर 2 UB के बराबर ऑलमोस्ट होती है, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आप कह सकते हो, ठीक है।
तो टोटल क्या हो जाती है, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, जब इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो देखो बच्चों टोटल जो होती है वो लगभग टोटल जो है वो सेम है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एसोसिएटेड थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, टोटल उसी के सेम आ रही है। ठीक है, आई होप आप इस बात का ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है इंटेंसिटी। बच्चों अगर मैं इंटेंसिटी को समझाऊं, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है या इंटेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है आप बहुत पहले से समझते आ रहे होंगे। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी होती है। ठीक है, अब जैसे हम इसका अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकाल देंगे, ये मान लो एक कंडक्टर है मेरा और इस कंडक्टर में एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है, इसकी जो लेंथ है वो मान लो एल है, क्योंकि बच्चों जो ईएम वेव प्रोपेगेट करती है उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि मैं कंटेनर की मतलब ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसकी लेंथ मेरी डिस्टेंस हो गई, तो डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है ईएम वेव की, सी है स्पीड ऑफ लाइट, और टाइम लग रहा है मान लो डेल्टा टी, आपका एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंचने में जो टाइम लगा वो डेल्टा टी मान लो, तो L इक्वल टू सी डेल्टा टी आ गया। तो बच्चों जो यहाँ से एनर्जी मिलती है वो असल में U एवरेज इंटू वॉल्यूम के बराबर मिलती है। ठीक है, क्योंकि आपका जो U एवरेज है वो आपका यहाँ पर, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए था तो टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी जो ट्रांसफर हुई इसके अंदर वो निकल जाती है। तो बच्चों हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हमारा आ गया पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी, और क्योंकि ये एक यूनिट वॉल्यूम की है तो टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एनर्जी आ जाती है। टोटल वॉल्यूम मेरा ए सी डेल्टा टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये वाली चीज़ जो है वो आपकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है, और ये ए जो है वो एरिया हो गया, और एरिया इंटू लेंथ आपका वॉल्यूम ही तो होता है। तो यहाँ पर आपका ये पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जैसे हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, और ये मेरी टोटल वॉल्यूम हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी ट्रांसफर इस कंडक्टर में कितनी हो रही है वो निकल जाएगी। अब यहाँ पर बच्चों जो इंटेंसिटी होती है वो एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इस ए और डेल्टा टी को इस यू के अपॉन में ले जाओ, तो इधर क्या बचेगा फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और सी बचेगा। ठीक है, तो हाफ ये 1/2 आ गया, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी बचा। ठीक है, तो यहाँ से ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, या फिर बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट और इंटू सी। ठीक है, तो आई होप आपको ध्यान रहेगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है इंटू सी होती है। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, या फिर बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी। ठीक है ना, तो आई होप आप इसका ख्याल रखेंगे। ओके, तो टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन लेंथ L, जो कंडक्टर था उसकी जो लेंथ L है उसमें टोटल एनर्जी कितनी हुई, वो हो गई आपकी U टोटल इंटू वॉल्यूम, मतलब ये एवरेज है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम की है, इंटू टोटल वॉल्यूम कर दोगे टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम की होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, इंटू वॉल्यूम कर दिया तो सी डेल्टा टी इंटू ए। तो ये मेरी टोटल एनर्जी हो गई जो आपकी उस कंटेनर में थी या उस कंडक्टर में थी लेंथ L में। और एवरेज इंटेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो इंटेंसिटी का एवरेज निकालने के लिए मैं बार लगा दूंगा ऊपर। ये मैंने आपको बताया भी है कि कई बार बताया है कई चैप्टर्स में कि आपको अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप ऊपर बार लगा सकते हो। तो आपने यू का बार लगा दिया तो एवरेज निकाल लोगे, तो ये मेरी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एवरेज इंटेंसिटी की। ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखोगे कि इंटेंसिटी जो होती है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी हो गई, या फिर बी नॉट स्क्वायर सी अपॉन 2 म्यू नॉट होती है। ठीक है, बहुत आसान सी बातें हैं, कुछ भी बहुत कठिन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 वोल्ट पर मीटर है, और जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। वेव आपकी प्रोपेगेट होती है जेड एक्सिस में। द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जूल पर क्यूबिक मीटर में। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 वोल्ट पर मीटर है, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। एवरेज है ना इसलिए 1/4 आया, क्योंकि टोटल अगर होती तो 1/2 आ जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फॉर्म की बात हो रही है ना इसीलिए। ठीक है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है।
तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दो, 8.85 इंटू 10⁻12, ई नॉट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर सॉल्व करके आएगा 2.21 इंटू 10⁻12 जूल पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। अ प्लेन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन द फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ईएम वेव का आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स दे रखा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, ई नॉट अपॉन बी नॉट सी के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, फॉर्मूला जानते हो। बी नॉट की वैल्यू ई नॉट अपॉन सी से निकाल लो, ई नॉट की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू रखो, आंसर आपको बी नॉट का मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको उसका यूज करना ही करना है। हर वैल्यू या हर डेटा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में यूजफुल हो। ठीक है, ध्यान रखना, हो सकता है एग्जामिनर आपका ध्यान भटकाने के लिए आपको दे रखा हो। मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन ईएम वेव इज गिवन बाय दिस। आपको ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, पहला वेवलेंथ क्या होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दूसरा पूछा है एक इक्वेशन लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बताओ पहले में, दूसरे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है, क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं। अच्छा, अगर आपने वेव मोशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो वैल्यू x के साथ आती है वो k की वैल्यू होती है, और जो वैल्यू t के साथ आती है वो आपकी ओमेगा की वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से पहले तो देखो पहला क्वेश्चन निकालते हैं। तो बच्चों k की वैल्यू 2π/λ होती है, k मतलब वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जो वेव मोशन में आपने पढ़ा था ना, तो x के साथ जो वैल्यू आती है वो k की वैल्यू होती है। तो ये k की वैल्यू गिवन है 0.5 इंटू 10⁻3 और ये 2π/λ के बराबर हो गई। तो यहाँ से लैम्डा आ गया 2π अपॉन, अब 0.5 को हाफ लिख सकते हो, तो अपॉन में हाफ इंटू 10⁻3, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 4π इंटू 10⁻³ मीटर मेरी वेवलेंथ आ गई। अब जो वैल्यू टाइम के साथ होती है वो ओमेगा होती है, तो ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, ये ओमेगा गिवन है 2π इंटू एफ, तो यहाँ पर फिर वही है कि f की वैल्यू निकाल लो, तो 2π को अपॉन में ले जाओ, तो 1.5 अपॉन 2π इंटू 10⁻11 हर्ज मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगी। बहुत आसान था। दूसरा मेरे से क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी। बच्चों आपको अगर पता हो तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वेव मोशन आपने पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव में पता लगाना है, तो मैं जो k के साथ जो वैल्यू आती है x, y, z वहाँ से लगा सकता हूँ। तो मेरे को पता है कि यहाँ x आ रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड y में गिवन है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन x में है, तो और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो x और y कवर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कहाँ रहा होगा? z में, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड z में रहेगा। तो Ez आ गया E0 साइन kx प्लस ओमेगा t, ये बेसिक इक्वेशन है। अब देखो मैच करते जाओ। अब E0 की वैल्यू क्या होगी भैया? B0 की वैल्यू गिवन है, ये B0 की वैल्यू है, तो E0 अपॉन B0 C के बराबर होता है, तो E0 की वैल्यू हो जाएगी C इंटू B0। तो यहाँ पर ये B0 गिवन है और C से मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, kx प्लस ओमेगा टी एज इट इज यहाँ पर पूरा लिख दिया, हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। दो ही चीज़ मैन थी, एक तो E0 निकालना था, एक डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी, जो आपको मैंने निकालना सिखाया। ठीक है, वेव मोशन आपको आना चाहिए इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन आप मान सकते हो। A light beam traveling in the x direction is described by the electric field this। ठीक है, आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है 300 sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन सी। एन इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग दी वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और वो कंस्ट्रेंड है, वो बना हुआ है वाई डायरेक्शन के अलोंग मूव करने के लिए विद अ स्पीड ऑफ इतने मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि जो डेटा गिवन है वो आपके काम का हो। देखो ई वाई आपको गिवन है इस तरीके से 300 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स पूछा है। बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई नॉट होता है। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज़, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, और वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है। ठीक है, तो Q इंटू ई नॉट किया, Q की वैल्यू डाल दी, ई नॉट की वैल्यू 300 डाल दी, क्योंकि ये ई नॉट की वैल्यू होती है, पता ही होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालोगे बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स Q भी बी नॉट होता है,
तो क्यू बी बी नॉट मेरा मैग्नेटिक फोर्स है। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे को बी नॉट की वैल्यू नहीं गिवन, तो मैं क्या करूँगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी करूँगा, तो मेरे को बी नॉट ई नॉट अपॉन सी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये ई नॉट अपॉन सी आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेरे को गिवन मतलब पता ही है, वेलोसिटी पता ही है, ई नॉट की वैल्यू पता ही है, सी की वैल्यू पता होती ही है, काटाकुटी कर लो, आंसर मेरे को मैग्नेटिक फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चंस को करना, दिस इज वेरी इजी टू डू। डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। बच्चों देखो, दो तरीके के करंट होते हैं। अभी तक हमने कंडक्शन करंट पढ़ा है पूरी फिजिक्स में। इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। पहले कंडक्शन करंट समझो। द करंट इज डेवलप्ड इन दी वायर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ये एक कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है, यहाँ से करंट जा रहा है, तो जो वायर में करंट फ्लो हो रही है ना, इसको मैं कंडक्शन करंट बोलता हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू डी क्यू अपॉन डी टी होती है, जैसे कि एज यूजुअल हमने अभी तक पढ़ा है पूरी फिजिक्स में। लेकिन अगला जो करंट होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो आप यहाँ पर पहली बार पढ़ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चों क्या होता है, ये करंट जो होता है वो तब डेवलप होता है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ में बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ से इंड्यूस्ड करंट बनता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमआई में पढ़ाया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, उसे इंड्यूस्ड करंट मिला। तो यहाँ पर बच्चों जो प्लेट के बीच में डेवलप हो जाता है करंट, वो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज कंडक्शन करंट, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखो यार, जो करंट यहाँ से निकलता है वो फाइनली यहाँ से होके वापस बैटरी में आ ही जाता है। तो ये तो जबकि प्लेट थी, तो प्लेट के बीच में ऐसा क्या हुआ, तो बेसिकली यहाँ से कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट में बदला और डिस्प्लेसमेंट से फिर वो कंडक्शन में बदल गया। हमने उसका नाम डिस्प्लेसमेंट बस दे दिया है, कुछ और अलग अंतर नहीं है। तो दोनों प्लेट के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो करंट डेवलप हुआ, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है कंडक्शन करंट के। तो बच्चों इंटीग्रल बी डॉट डी एल हमारा म्यू नॉट आई के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे दो करंट हैं, एक आईसी है और एक यहाँ पर जो हमने नाम दिया है आईडी। तो आईसी प्लस आईडी मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। दोनों ही सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, ओके। बस हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए आईडी प्लस आईसी लिख दिया है। अब यहाँ पर बच्चों जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, क्योंकि वो भी डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, तो ये डी क्यू बाई डी टी हो गया। और इसकी एक और वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, क्योंकि ये रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ चेंज की वजह से भी आया ना, इसलिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारी दो कंडक्टर प्लेट है, ठीक है, दो कैपेसिटर की प्लेट है सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पर इनकी रेडियस आर है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। एज यूजुअल आप जानते हो कैपेसिटर में एक प्लस क्यू होता है तो एक माइनस क्यू चार्ज होता है। अब यहाँ पर आपके पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 3 पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मैं आपको सीधे वैल्यू बता रहा हूँ, आपको जो मेन काम की चीज़ है वो ग्राफ है जो आपको अभी बताऊँगा। जो पॉइंट 1 पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, पॉइंट 1 मतलब बिल्कुल अंदर की तरफ, ठीक है, प्लेट्स के बिल्कुल अंदर। तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, इसलिए आई डी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो छोटा आर है, देखो ये जो कैपिटल आर है ये तो प्लेट्स की रेडियस है, और जो छोटा आर है वो एम्पीरियन लूप की रेडियस है। जो एम्पीरियन लूप के अंदर आप 4 पॉइंट को ले रहे हो, तो स्मॉल आर उसकी रेडियस है, ठीक है। पॉइंट 2 आपका बिल्कुल यहाँ पर है, मतलब बिल्कुल प्लेट्स के बराबर का है, ठीक है। ऐसे मान लो पूरी प्लेट पे ही आप प्लेट की सरफेस पे देख रहे हो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डी अपॉन आर हो गया, ठीक है। और पॉइंट 3 आपका ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर स्मॉल आर आ जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डी अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। तो बस फर्क इतना है, यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है। तो बच्चों जब मैं ग्राफ यहाँ पर बनाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में, तो कैसा बनेगा, इंटरनल के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर इस तरीके का बनेगा, ठीक है। सरफेस पर, जब सरफेस पर आप देख रहे हो तो वो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब स्मॉल आर पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम अचीव हो गया और वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। और फिर जैसे आप बाहर निकलोगे तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल आर के इन्वर्स हो गया, तो फिर आपका ऐसा ग्राफ यहाँ पर देखने को आपको मिला है, ठीक है। बी आउट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, आई होप आपको ध्यान रहेंगी, ठीक है। ये ग्राफ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ना भी याद रख पाए तो।
अब देखो दो तरीके के फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी तक हमने पढ़ा है, और एक हमारा होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वही नॉर्मल वाला फील्ड जो स्टैटिक चार्ज जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब वही फ्लक्स के चेंज होने से EMF इंड्यूस होता है, वही वाला। कंजर्वेटिव होता है नेचर में नॉर्मल वाला फील्ड, जबकि ये वाला आपका नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये आपका प्लस से ओरिजिनेट होता है और माइनस पे टर्मिनेट होता है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई होती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये कभी भी आपका क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है, जबकि ये आपका क्लोज लूप बना सकता है। तो ये कुछ अंतर हैं जो आपको कभी ऑप्शन में आ गए तो पता होने चाहिए, ठीक है। आई होप आप इस बात का ख्याल रखेंगे। मैक्सवेल ने आपकी को 4 इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। पहली है इंटीग्रल E.dA इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैक्सवेल की तो नहीं है, लेकिन वो मैक्सवेल में काउंट होती है। ये आपकी गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, और ये मैग्नेटिज्म वाला गॉस लॉ है इंटीग्रल B.dA इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको पता ही होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सरफेस का 0 होता है एंड मैग्नेटिक मोनोपोल आपके एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए आपका, क्योंकि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते तो देखो ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसका मतलब है कि एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 आ रहा है हमेशा। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते तो ये 0 नहीं आता, ये कुछ ना कुछ इसकी तरह आ जाता, ठीक है। तो क्योंकि हमेशा बाईपोल एग्जिस्ट करते हैं, एटलीस्ट डुअल मतलब नॉर्थ और साउथ, तो उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 ही रहता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस चार्ज इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, माइनस चार्ज इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता है। तीसरी इक्वेशन है इंटीग्रल E.dl इक्वल टू माइनस d अपॉन dt, और चौथी है इंटीग्रल B.ds इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d अपॉन dt, या फिर आप कह सकते हो म्यू नॉट IC एंड ये म्यू नॉट ID, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी जो एम्पीरियन वाली जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, दैट्स इट। तो कुछ भी ऐसा स्पेशल इसमें नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरेड का, और वो चार्ज आपने किया, ठीक है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है dV/dt 3 वोल्ट पर सेकेंड गिवन है। जो कंडक्शन करंट है कंडक्टिंग वायर से एंड डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको कैपेसिटेंस दिया है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल यानी कि dV/dt 3 वोल्ट पर सेकेंड गिवन है, तो dQ/dt क्या होगा आपको पता होना चाहिए। dQ/dt जो हो जाएगा वो C dV/dt हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का जो चार्ज है वो C × V होता है। तो यहाँ पर आपने C की वैल्यू डाली, यहाँ dV/dt की वैल्यू डाली, तो 3 × 20 60 आ गया, और आपका यही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, यही आपका कंडक्शन करंट होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें 2 सर्कुलर प्लेट हैं, प्रत्येक की रेडियस 12 सेंटीमीटर है और वो 5 मिलीमीटर की दूरी पर रखी है। कैपेसिटर आपने चार्ज किया एक एक्सटर्नल सोर्स से, जो चार्जिंग करंट है वो कांस्टेंट है और वो 0.15 एम्पियर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में कितना होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है बच्चों। ये 2 सर्कुलर प्लेट हैं, इन दोनों के बीच की दूरी गिवन है, इनकी रेडियस गिवन है, कंडक्शन करंट यहाँ पर गिवन है। तो हमें पता है जो Q है वो CV के बराबर होता है, तो dQ/dt C dV/dt हो जाता है। तो बच्चों हमें dV/dt की वैल्यू निकालनी है, तो dV/dt की, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पूछा है, तो dV/dt जो होगा वो क्या होगा, C को उधर ले जाओ, तो ये dQ/dt इंटू 1/c हो गया। अब ये जो dQ/dt है वो क्या है, कंडक्शन करंट ही तो है, तो आपने यहाँ वैल्यू डाल दी। और एक कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/d होता है, तो आपने d ऊपर पहुँचाया, नीचे एप्सिलॉन नॉट A डाल दिया। तो अब यहाँ पर कर लो इसको सॉल्व, ये IC है ना, और इसकी जगह D है। तो एक छोटा सा ट्रिक हमने लगा दिया, 4 और नीचे 4, ऊपर और नीचे दोनों 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा ये होगा कि बेसिकली जो एरिया होता है किसी सर्कुलर प्लेट का वो πr² होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 4 है वो 4π एप्सिलॉन नॉट इसको बना देगा, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो आपके लिए एक कैलकुलेशन बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर IC की वैल्यू डाल दी,
डी की वैल्यू हमने अभी नहीं डाली, बाद में डाल देंगे। 4 की जगह 4 आ गया, नीचे 4πε0 आ गया और रेडियस भी गिवन है। तो सारी वैल्यू डाल दो। यहाँ पर आपका डिस्टेंस भी आपका गिवन है 5 मिलीमीटर, तो 5 × 10⁻³ डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1/4πε0 को 9 × 10⁹ कर दिया। और जो r है, जो मतलब इसकी रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर डाल दिया। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ से वोल्ट पर सेकेंड आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है। अब ये है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिवन है। अब ये टेबल देख के बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है। देखो ये जो एप्लीकेशंस हैं ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। लेकिन मैंने कि अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होता है तो आपका काम बन जाता है। तो मैंने ट्रिक बना रखी है कुछ, ठीक है। ट्रिक्स टू रिमेंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, देखो पहली होती है रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्सरे, फिर गामा रेज। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने ट्रिक क्या बनाई है, रेडियो मिर्ची आई लव यू जेरोक्स गन, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों रेडियो में जो आर है वो रेडियो वेव रिप्रेजेंट करता है, मिर्ची में माइक्रोवेव, इंफ्रारेड आई, और लव में एल मतलब विजिबल लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यू मतलब यूवी, एक्सरे मतलब जेरोक्स, और गामा रेज वाला गन से रिप्रेजेंट होता है। किसी किसी को ये ट्रिक अच्छी नहीं लगती तो दूसरी बना रखी है, रैबिट्स मेट इन वेरी अल्ट्रा एक्सपेंसिव गार्डन्स, ठीक है। तो बच्चों आप ये भी ध्यान रख सकते हो, चाहे ऊपर वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी याद रख लो, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, रेडियो वेव से जब हम गामा रेज की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ कम होती जाती है, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती जाती है। और वैसे भी यार वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन अभी काम आसान नहीं हुआ, अभी हमें वेवलेंथ की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो बच्चों आप वेवलेंथ की वैल्यू कैसे ध्यान रखोगे, देखो आप रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रा, लाइट, यूवी, एक्सरे, गामा, इसको नॉर्मल सीरीज में लिख लो। और आपको लाइट वेव का पता होना चाहिए, लाइट वेव की जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होती है विव ग्योर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अगर आपको इतना पता है तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो वेवलेंथ ऊपर से नीचे आने पर कम होती है, रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा, गामा की सबसे कम, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्योंकि नीचे जाने पर कम होगी, ऊपर जाने पर बढ़ेगी, तो 400 से नीचे, 400 से 1 से 10⁻³ और ये लेस देन 10⁻³ ऊपर जाओगे तो 700 से आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर, फिर 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर, और फिर 0.1 मीटर से भी ज़्यादा होती है रेडियो वेव की वेवलेंथ, ठीक है। तो ये आप बेसिक तरीकों से इसको याद रख सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है ना बच्चों। तो इस वाले पॉइंट से क्योंकि नीचे घटती है तो 400 से नीचे घटती जाती है और ऊपर आपकी बढ़ती जाती है इक्वल रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो एक बार आप इसको देखेंगे, ध्यान रख लेंगे। अगर आपको वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो c/λ से, c/λ मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई वेवलेंथ से, बहुत आसानी से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ओके चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, बहुत बेसिक सा है, सब चैप्टर्स का थोड़ा सा जो वेव मोशन वगैरह उनका थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन था, ठीक है। सबका थोड़े थोड़े पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।